चलिए, आज का जो हमारा ये प्रश्न है, ये बेसिकली प्रश्न आप देख रहे हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क का। यह है दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र। मैं आपसे बात करूं, आप एमएसडब्ल्यू करने के बाद जब आप किसी मेडिकल सोशल वर्क में जॉब की बात करेंगे, तब भी आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद यूजीसी नेट में, एमपी सेट में, अदर जो स्टेट में लेवल पर अगर बात करें हम लोग, जो एमपी सेट हो गया या महाराष्ट्र का सेट हो गया, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं सोशल वर्क में। मैंने दिसंबर 2013 का 20 प्रश्नों पर बातचीत आप लोगों से कर चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से समाज कार्य में क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर। और आज का पहला प्रश्न ये होगा कि सामाजिक स्तरीकरण के दो रूप क्या हो सकते हैं। क्या किसी बच्चों को पता है इसके बारे में? बता। ओके, और भी कोई लोग बताएं जरा। सामाजिक स्तरीकरण। ओके सर सी। सी आप यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए, यहाँ आप सभी लोगों का जो जवाब आ रहा है जाति और वर्ग की तरफ, करेक्ट जवाब है, गलत जवाब नहीं आप लोग दे रहे हैं। अपने विचारों को आप जिस तरीके से प्रकट किया आपने सही किया है। हालांकि मैं इनके बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जानते हैं आप सभी लोग इसके बारे में सामाजिक स्तरीकरण क्या है। और सामाजिक स्तरीकरण अगर कभी परिभाषा के रूप में पूछा जाता है तो खासकर एक नाम आता है रेमंड मुर्रे करके। रेमंड मुर्रे की परिभाषा थी सामाजिक स्तरीकरण में, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनकी परिभाषा थी कि सामाजिक स्तरीकरण, क्या सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज का उच्चता, एक शब्द आता है, और एक शब्द आता है निम्नता। निम्नता, इन्हीं को एक सामाजिक इकाई में जब हम क्षैतिज विभाजन करते हैं, कौन सा विभाजन? क्षैतिज विभाजन। और क्षैतिज विभाजन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, क्षैतिज विभाजन, समान विभाजन, ये दो शब्द जब मिले तो आप रेमंड मुर्रे का नाम लगाएंगे। क्लियर रहेगा इतनी बात? एक बार ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अगर मैं आपसे यहाँ पे करूँ, सामाजिक स्तरीकरण, दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्तरीकरण वहाँ नहीं पाया जाता है। दो समूहों के बीच जब बात होगी, दो समूह की बात, दो व्यक्ति मत कभी कह दीजिएगा कि ये दो व्यक्ति हैं उनके बीच में सामाजिक स्तरीकरण, दो व्यक्तियों के बीच में नहीं पाई जाती है, दो समूहों के बीच में पाई जाती है। ये बात सुनीता मैम आपको समझ में आ रही, सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं एक परिभाषा के रूप में, तो एक परिभाषा थी जो है आंद्रे बेटे की। उन्होंने कहा कि प्रकृति में कोई असमानता नहीं होती है, प्रकृति में केवल भिन्नता पाई जाती है। असमानता नहीं पाई जाती है, केवल भिन्नता पाई जाती है। ये आंद्रे बेटे का कहना था, ये आंद्रे बेटे का कहना था। ठीक है। सर्वप्रथम सामाजिक और सांस्कृतिक प्राकृतिक असमानताओं में अंतर करने का जो प्रयास किया था, सबसे पहला विद्वान था वो रूसो था। उसका क्या नाम था? रूसो था। हाँ, रूसो था। ध्यान रखेंगे। पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अगर मैं बात करूं, आप लोगों से 3 पक्ष बताए थे। क्या नाम था? देखिए मैं साइड में लिख रहा हूं। पार्सन्स ने जो बताए थे वो 3 बताए थे। एक था शक्ति, ये सभी आपको मिलेंगे, सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट मिलता है एमएसडब्ल्यू में। और एक था प्रतिष्ठा, और एक था धन, एक था धन। ये 3, ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई बना के नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा टीबी बोटोमोर के बारे में। टीबी बोर के बारे में बात करेंगे हम लोग तो 4 टाइप के बारे में बताया था। क्या नाम था उनका? बोटोमोर। इन्होंने कहा एक दास होता है, एक जागीर होती है, और एक जाति होती है, और एक वर्ग होता है। ठीक है। स्तरीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें सामाजिक स्तरीकरण से सिद्धांतों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। सिद्धांत में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ बेसिकली आपने ये फोर्थ क्या बताया जाति के बाद? हाँ, एक आपका जाति होगा, एक वर्ग, क्लास जिसको बोलते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग सिद्धांतों पे, तो मार्क्स के सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत रहा वो संघर्षवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामाजिक स्तरीकरण में मार्क्स ने क्या सिद्धांत नाम दिया है उसका? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संघर्षवादी का सिद्धांत दिया है सामाजिक स्तरीकरण में। एक सिद्धांत तो ये था जो कि नाम से पता है कि मार्क्स का है। मार्क्स ने आर्थिक और संपत्ति और धन की स्थिति का स्तरीकरण का जो आधार माना था, वही उन्होंने कहा कि ये सामाजिक स्तरीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत है। इसी सिद्धांत में इन्होंने बेसिकली 2 वर्गों में विभाजन किया। एक का नाम था शोषक और एक का नाम था शोषित।
और ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं, पेपर में खूब पूछा जाता है ये। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा, सेरोकिन का भी नाम। सेरोकिन भी, अच्छा, उत्पादन की प्रणाली किसने दिया है सामाजिक स्तरीकरण में? उत्पादन की, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जब हम बात करते हैं एक और नाम, तो वो नाम आता है सेरोकिन का। सेरोकिन का नाम आता है। सेरोकिन के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके इन्होंने जो है 3 आधार बताएं सामाजिक स्तरीकरण के। एक आधार इन्होंने कहा आर्थिक होगा, हाँ, राजनीतिक और व्यवसायिक होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि फिर उसके बाद राउफ डॉरेनडार्फ का नाम आता है। अगर हम बात करें राउफ डॉरेनडार्फ के बारे में, तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में इन्होंने बताया तो है, लेकिन एक किताब के बारे में चर्चा करते हुए बताया है। तो क्लास एंड क्लास करके एक किताब आती है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी करके किताब आती है। उस किताब में इन्होंने स्तरीकरण का मुख्य आधार जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होना है या नहीं होना है, इस तरीके की बात बताया है डॉरेनडॉर्फ ने। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। नाम आप याद रखेंगे किस तरीके से कौन सा विद्वान कहाँ पे आ रहा है, सामाजिक स्तरीकरण में क्या बातें कह रहा है, एक एक लाइन में आप अपनी कॉपी पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर ने अपनी एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक एंड सोसाइटी करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। उसने भी 3 आधार बताए थे, और एक आधार इसके अंतर्गत आता है वर्ग, दूसरा आता है परिस्थिति जिसको हम लोग स्टेटस बोलते हैं, और तीसरा दल। वेरी गुड, जिसको हम लोग पार्टी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट्स नाम है ये सारे के सारे जो हमें देखने को मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है स्तरीकरण का सार्वभौमिकता होना और सामाजिक संस्कृति का होना, स्थिति एवं पद का विश्लेषण करना, और ज्ञान के समाजशास्त्र के एक पक्ष में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता के रूप में देखने को मिल जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण से ध्यान रखना होगा, जो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सोशल डायग्नोसिक शीर्षक जो पुस्तक है ये किस लेखक की है, बताना आप लोग चाहें, बताइए। मैरी रिचमंड का नाम है। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे जो जवाब मुझे दे रहे हैं, करेक्ट जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, और मैरी रिचमंड ही आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा, और सन 1917। आप लोगों में से मुझे बताइए, ये जो किताब जब लिखी गई सोशल डायग्नोसिस, तो मैरी रिचमंड किस विद्वान से बड़े प्रभावित होकर ये किताब लिखा था, बताएं। नहीं, गार्डन हैमिल्टन, नहीं, नहीं, सिगमंड फ्राइड। अभी आप लोगों को मैंने हाल ही में एक क्लास लिया था और वहाँ पे मैंने चर्चा भी किया था, बताया था सिगमंड फ्राइड के बारे में कि फ्राइड से ही प्रभावित होकर इन्होंने इस किताब को लिखा है सोशल डायग्नोसिस की। और ये बात आपको शायद मैंने कल की ही क्लास में, जब मैं अमेरिका का इतिहास पढ़ा रहा था, हाँ, कल की ही क्लास में आप लोगों से जिक्र हुआ था इसके बारे में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक एच पर्लमैन है, आपको पता होना चाहिए, सोशल वर्क MSW के स्टूडेंट ध्यान दे। ये जो पूछा जाता है समस्या समाधान के उपागम के बारे में पूछा जाता है ना। और समस्या समाधान का उपागम, हाँ, सन 1957 में सर इन्हीं के द्वारा ही दी गई थी, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। बात करते हैं HB ट्रेकर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए 1948 की किताब, जिसमें 10 सिद्धांत शामिल हैं सोशल ग्रुप वर्क के। किताब का नाम बताएंगे आप में से कौन? सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे। जो किताब का नाम बताया इन्होंने, हर्बर्ट बिश्नो के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इनका नाम तो आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे। किस में आता है? दर्शन में सर। बिल्कुल, समाजकारी के दर्शन। और जब आप लोगों से समाजकारी के दर्शन पूछे जाएं, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग इनका नाम अवश्य ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? दर्शन सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या करता है कि नहीं? किसकी व्याख्या करता है? सिद्धांत और धारणा की व्याख्या करता है।
दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण होता है। समाज कार्य जो है मानव जीवन को अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का जो संकल्प रखता है वो दर्शन ही है। वो दर्शन ही है। जो प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ा भी है, बेथम का नाम, एक नाम अभी हाल ही में इसी वर्ष का पेपर में मैंने करवाया है 2013 में ही। आपने देखा था कि ऑप्शन में बेथम का नाम आ रहा था। बेथम अगर हम बात करें तो ये बात साफ शब्दों में कहा है कि दर्शन जो है मौलिक सिद्धांत और धारणाओं की व्याख्या करता है, सामाजिक संबंधों को सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण करता है। ये बेथम का स्टेटमेंट है दर्शन में। लेकिन जब हम बात करते हैं हर्बर्ट बिश्नोई के बारे में, तो हर्बर्ट बिश्नोई एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 3 प्रमुख कारण को भी प्रस्तुत किया था। सामाजिक व्यवसाय का नवीन होना समाज कार्य के अंतर्गत जो दर्शन है वो प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। फिर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसी में ही सेवार्थी समूह और उसी के समक्ष अपनी कार्य पद्धति और प्रविधियों का विवरण प्रस्तुत करना, ताकि सोशल वर्कर के द्वारा कठिनाई महसूस की जा रही जो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके, है ना। ये इस तरीके की बातें जो है समाज कार्य दर्शन के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। दर्शन तो एक बार बता दीजिए, अगर आप लोगों के ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ जाता हूँ। और हाँ, दर्शन में एक फिलॉसफी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फिला का मतलब क्या होता है? प्रेम। सोफिया का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमता। और फिलॉसफी दोनों को मिला दिया जाए तो प्रेम, बुद्धिमता से प्रेम की बात हो जाती है, ठीक है, वही फिलॉसफी हो जाता है। नवीन होना, समूह कार्य ग्रुप वर्क का एक विधि के साथ प्रस्तुत करना, और तीसरी बात, जब समाज कार्यकर्ता के द्वारा समाज कार्य की जो प्रयोजक होते हैं वहाँ पे समाज कार्य दार्शनिक की दिशा के संबंध में मतभेद का होने बताते हैं, तो वो एक प्रकार का दर्शन का 3 टाइप बन जाता है, 3 कारण बन जाता है। और ये 3 कारण दर्शन में हर्बर्ट बिश्नोई ने दिया है, हर्बर्ट बिश्नोई ने दिया है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। बात करेंगे जब 2 वेरिएबल, 2 चर, उनके बीच में थोड़ा सा, ये रिसर्च का सवाल है, समाज कार्य शोध है, आप उन लोगों ने पढ़ा होगा। डैश महजूदा या महजूद होता है जो विकर्ण या विकीर्ण सरणियों के बिंदु चतुर्थांशों के बीच यादृच्छिक के रूप में वितरित प्रतीत होता है, तो बताइए वो क्या कहलाता है? सहसंबंध। सहसंबंध, सहसंबंध। समाश्रवण आपका नहीं होगा सर। यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूँ, यहाँ पे जो सही जवाब आप मुझे बता रहे हैं वह करेक्ट जवाब आपका जाएगा सहसंबंधी, सहसंबंध ही जाएगा, और यही आपका करेक्ट जवाब है। एक दूसरे के कोरिलेशन बता रहा है। बिल्कुल। यहाँ जो समाश्रयण शब्द है सर, इसका मतलब होता है प्रतिगमन, इसका मतलब होता है प्रतिगमन है। कहीं कहीं हम इसे रिग्रेशन का नाम देते हैं। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको मिलेगा भी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिग्रेशन शब्द मिल रहा है, ये एसोसिएशन शब्द मिल रहा है, ये कोरिलेशन मिल रहा है, ये डिफरेंस मिल रहा है। तो रिग्रेशन क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए प्रतिगमन के बारे में बताएं तो वापस आना, लौटने की बात करता है रिग्रेशन। एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया होती है। समाश्रयण का अर्थ होता है वापस आना, और समाश्रयण जो शब्द है सर, ध्यान नोट कर लीजिए, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। ये किस विद्वान ने इस नाम को दिया है? तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। व्यक्तित्व की पहला परीक्षण करने वाला कौन वह विद्वान है, उसका नाम बताएं आप लोग जरा। फ्रांसिस गाल्टन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और समाश्रयण के माध्यम से एक श्रृंखला में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में होने वाली जो संभावित एवरेज परिवर्तन होता है, हम उसको ज्ञात करते हैं समाश्रयण में। समाश्रयण में बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो चर होते हैं उन चरों के बीच के संबंध को समझने में सहायक होता है, और जो स्वतंत्र चर होता है उसके ज्ञात मामलों से आश्रित चर के अज्ञात मामलों में प्रयुक्त होता है। तो ये चीज़ें होती है। बट ये प्रश्न था नहीं, यहाँ तो 2 चरों के बीच में थोड़ा सा हमें सहसंबंध महजूद होता है, क्योंकि वहाँ पे सारणियों को बिंदु में चतुर्थांशों के बीच में जो है यादृच्छिक के रूप में वितरित हो रहा होता है, वो कोरिलेशन होता है। सही जवाब आपका बी होगा, ना कि सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। साहचर्य तो एसोसिएशन है, आप सबको पता होगा, संघ एक प्रकार के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि विषय का विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों का रूप ले लेता है, तो बताइए क्या कहलाता है? क्या आंकड़े, चर, परिकल्पना, मापनी या मापन? बताएं।
आंकड़े सर यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा के बारे में, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये आंकड़े आपका गलत होगा जब विषय का कोई विशिष्ट लक्षण की बात हो करते जाएगा ना हैं। सर। देखिए सर, बताता हूँ। जब किसी विषय का विशेष लक्षण की बात हो रही है, विशेष लक्षण एक या तो ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक और ज़्यादा क्या हो सकता है? आंकड़े, चर, परिकल्पना की मापनी। देखिए, मापनी और परिकल्पना, नहीं परिकल्पना गलत हो। परिकल्पना का कैसे ज़्यादा कर सकता है? हम तो उसी चीज़ को बात करते हैं जो पूर्व से पहले ज्ञान चीज़ों को हम लोग जानते हैं, उसको आधार पे ही कल्पना करते हैं, वो परिकल्पना होती है। अब दो में से कोई एक हो सकता है, या तो आंकड़े या तो वो। लेकिन कैसे? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न केवल इतना है कि विशिष्ट लक्षण जो एक या ज़्यादा भिन्न मानों का रूप दे दे, भिन्न भिन्न मान आ जाए, उसके अलग अलग मान आ जाए। तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया बनेगी वो डेटा का बनेगी। नहीं, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि चर किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही जवाब जो माना जाएगा वो वेरिएबल होगा। विशिष्ट लक्षण के रूप में अगर हम बात करें या एक या ज़्यादा भिन्न मानों की बात करें, तब भी हमें देखने को मिलता है वेरिएबल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। और चर दो टाइप के होते हैं वेरिएबल। चर की अगर कोई परिभाषा पूछे, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, वो चर होता है। शोध में वेरिएबल का मतलब बताया गया वस्तु घटना से तथा चीज़ों के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है। अतः वेरिएबल की कुछ विशेषताओं के रूप में भी फिर हमें देखने को मिला। चर कई टाइप के होते हैं, खासकर आपको तो मालूम होगा कि चर मैंने आपको बताया है कि एक आश्रित चर होता है, एक निराश्रित चर होता है ना। तो उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वेरिएबल, ये सोशल वर्क के रिसर्च का प्रश्न है, आप लोगों को ये समझ लेना जरूरी है। इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। स्वतंत्र चर वो होता है जो राशि का एक ऐसा प्रकार जो किसी मान को ग्रहण कर सकता है, अर्थात उसकी जगह किसी भी मान को रखा जा सकता है, ये स्वतंत्र चर होता है। लेकिन परतंत्र चर वो होता है जहाँ जिसकी मान को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मान पर निर्भर करता है, यानी परतंत्र चर कहलाता है। वो परतंत्र चर कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की बात पूछा जाए तो क्या बताना उचित समझेंगे आप सभी लोग? जी सर 1975 भी हो सकता है। अरे भाई, 1975 है सर। 75 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 ही आपका सही रहेगा, और ये आपका सही जवाब जाता है 1975। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ जी सर, कि बताया 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये फिर मनाया जाने लगा। 1976 से लेकर 19, ध्यान से सुनिएगा, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि 1976 से लेकर 1985 तक में, इन दोनों के बीच की बात थोड़ा समझिए। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक जो था उसका स्थापित किया गया, उसे क्या किया गया? स्थापित किया गया था। इसके बीच में आप ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल सन 1975 जाएगा। और इसी दिन से ही 8 मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं पर पहला संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन जो है 19 जून से चला था। कब से चला था? 19 जून से चला था, 2 जुलाई तक चलाया गया था। ये 1975 की बात मैं कर रहा हूँ। मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। ये मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ध्यान रखिए एक चीज़ और कि जिसमें अगर हम बात करें, आपने एक नाम सुना होगा UNIFEM। कितने लोग जानते हो ये क्या है? यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। UNIFEM, पता ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वोमेन है। यूनाइटेड डेवलपमेंट, अगर हम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट फंड एंड वोमेन है। और ये इसका मतलब होता है कि महिलाओं की उन्नति, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। और यह पहला ऐसा सम्मेलन था जो 1980 में महिलाओं के लिए कोपेनहेग में आयोजित किया गया था। याद आ रहा होगा
सन 2022 में एक प्रश्न कोपेनहेग से भी यहाँ से पूछा जा चुका है और यही प्रश्न था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जिक्र किया है ना। और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। ये जो सम्मेलन था नैरोबी में किया गया था केन्या में सन 1985 में, सन 1985 में। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहाँ पे किया गया था? नैरोबी में किया गया था। हाँ, ये बात भी आपको ध्यान रखना है जी। सर इन्हें एक बार सीक्वेंस में बता दीजिए सारे। अभी आपको ये दो ध्यान रखिए। मैंने जो दो बताए हैं, महिलाओं के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम जो स्थापित हुआ था, पहली बार जब स्थापित हुआ 1980 में कोपेनहेग में, ये बात ध्यान रखें। और उसके बाद एक महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का दशक माना गया, और वो दशक तक आपको तो पता हो गया 1975 से लेकर 1985 तक का है, अभी भी बताया है ये बात। तीसरी बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, इन शॉर्ट में इसको CEDW कहा जाता है, CEW कहा जाता है, ठीक है। और इसकी शीघ्र पुष्टि जो है नैरोबी यानी केन्या में 1985 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय कानूनों में लैंगिक भेदभाव को हटाने के लिए राज्य कार्यक्रमों की एक श्रृंखला निर्धारित कर दी गई थी सन 2000 में। सन 1975 में मैक्सिको सिटी के सम्मेलन एक हुआ था, मैक्सिको सिटी का सम्मेलन हुआ था, ये भी आप वहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। और सन 1976 में जब बात करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की बात हुई थी, जो है ब्रसेल्स में, बेल्जियम में है, तो बेल्जियम में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। बस इतनी बातें आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी है आप सबके लिए, ठीक है। स्पष्ट बताइए। जी सर। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर होना ज़रूरी है आप सबके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने है कि दैनिक मांगों की प्रति क्षतिग्रस्त, ध्यान देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। दैनिक मांगों के प्रति क्षतिग्रस्त अनुकूलन के साथ जन्म से उपस्थित जो गंभीर स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता। अच्छा, उपरोक्त में से दोनों हैं। सर ऑप्शन दोनों। ऑप्शन दोनों की तरफ जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है और आप लोगों ने यहीं पर गलती कर दिए हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल मानसिक मंदता। केवल मानसिक मंदता। इसको आईडी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दैनिक मांगों के प्रति क्षतिग्रस्त, बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, मानसिक मंदता एक दशा है, एक कंडीशन है, लेकिन जो मानसिक बीमारी है ना, वो बाद में लगती है। हाँ, ये बाद में होती है, ये जन्म के बाद होती है। इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मानसिक मंदता को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर हम आपसे बात करें तो ये केवल उसके बिहेवियर में बदलाव लाया जा सकता है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा फिल्मों में कि अगर उनका दिमागी हालत ठीक नहीं होता तो चोट लगता है या कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, है ना, फिर वो सही भी हो जाते हैं। लेकिन जो मानसिक मंदता वाली प्रक्रिया की बात होती है, जैसे एक शपथ मूवी है, आपने देखा होगा, जॉनी लीवर ने काम किया है ना ये। और आपने अगर दिलवाले मूवी देखा है तो अजय देवगन की, जिसमें वो MI हो जाते हैं, मेंटल इलनेस, आपने देखा होगा। तो ये मेंटल इलनेस का है, लेकिन जो जॉनी लीवर की है शपथ मूवी में, वो मानसिक मंदता को दर्शाता है। जो उसी आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो है प्रश्न है। तो क्षतिग्रस्त अनुकूलन के साथ जन्म से, अब जन्म मैंने बताया, जन्म से क्या होता है, दशा होती है ना, कि भाई ये तो बाद में होता है रोग, है कि नहीं, बाद में होता है ये तो जन्म से। देखिए प्रश्न लिख रहा है, उपस्थित गंभीर स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? मानसिक मंदता कहेंगे। क्लियर हो गया ये प्रश्न? बता दीजिए एक बार, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। दमन को और क्या नाम दे सकते हैं आप लोग, बताइए जरा। विलगता दे सकते हैं आप लोग। दमन अगर हम बात करें, भूतकाल में भटकना, मतलब अतीत में भटकना हो जाता है दमन का मतलब। भूतकाल में भटकना मतलब अतीत में भटकना, आप कह सकते हो कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बोलते रहिए आप लोग, थोड़ा सा अपने विचारों को प्रकट करते रहिए भाई। भटकना कैसे होगा? दमित इच्छाओं का वो होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भूतकाल में भटकने का मतलब होता है अतीत में भटकना। जी 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 सर।
हाँ, तो ये तो सत्य है बात, लेकिन दमन को हम ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विलगता की बात आप लोग में से कोई लोग कह रहे हैं, बल्कि विलगता का मतलब आपको पता होना चाहिए, अलग होना होता है, अलग होने की क्रिया होता है। सर ये आसक्रांतिक मनोवेग का प्रावरोध होगा। उसका मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि संचारी रोगी की एक जो रोकथाम या रोगी के दूसरे रोगियों के साथ जो कार्यकर्ता विशेष देखभाल की प्रक्रिया में आता है, तो वह प्रक्रिया आपकी क्या बनती है? औचित्य स्थापन की। वह प्रक्रिया क्या बनती है? औचित्य स्थापन की, जो कि उचित अवस्था या भाव की स्थापना करना या किसी विचार या मत का तर्क संगत स्थापना करना, वो औचित्य होता है, दमन नहीं होता है। रिप्रेशंस की बात अगर हम करें तो आंशिक मनोवेगों का प्रबोध होता है या प्ररोध होता है। सही जवाब जो होगा आपका आंशिक मनोवेग का प्ररोध होता है, करेक्ट जवाब। एक बार इसकी इंग्लिश देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इस प्रश्न के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर। सर ये क्वेश्चन आया भी था शायद इससे पहले, मतलब दूसरे सेंस में था, दमन था उसका आंसर प्रावरोध का। हाँ, इससे सवाल आते हैं। रिप्रेशन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता हो चुका है कि ये दमन होता है एक प्रकार से। अगर बलपूर्वक शांत करने का काम को भी हम लोग इसको बोल देते हैं दमन प्रक्रिया। कठोरता पूर्वक दबाना या कुचलता होता है, और वो प्रक्रिया आपको बताती है ऑप्शन नंबर डी को, जो कहता है आपसे डी कि आंशिक मनोवेग का प्रबोध। ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 29। कितने नंबर क्वेश्चन चल रहा था वो? 27 था ना, एक और क्वेश्चन रहा होगा 28। भारत में आयु जो है पिरामिड यानी सूची स्तंभ का आधार किस कारण से विस्तृत किया गया है? बड़ा अच्छा सवाल है आपके सामने, बताइए जरा एक बार। भारत में अगर हम बात करें तो जनसंख्या पिरामिड जो है त्रिकोण दर्शित होता है, त्रिकोण पर आधारित है। देखिए हो आप लोग, त्रिकोण पिरामिड जिसको हम लोग है ना पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। और इसी को W.A. थॉमस और आर्थर लेविस ने किया है। इसी पिरामिड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे थॉमस और आर्थर लेविस का नाम आता है। ये दंड आरेख के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत में आयु पिरामिड की जो सूची स्तंभ है, जिसको हम लोग सूची स्तंभ बोलते हैं, उसका आधार किस कारण से विस्तृत किया गया है? तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा, जो उच्च जन्म दर को बता रहा होता है? जरा एक बार बताएं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही है, उच्च जन्म दर ही आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही आपका करेक्ट रहेगा, उच्च जन्म दर ही करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। सर इसमें थॉमस और क्या तो बताए थे पिरामिड? हाँ, W. लेविस ने किया था और जो है थॉमस ने किया था इसी को, पिरामिड को। निद्रा, देखिए बहुत अच्छा सवाल। निद्रा आने में कठिनाई को क्या कहलाती है? बताइए जरा। इंसोमेनिया। क्या बात है भाई, शायद आप लोगों ने ये चीज़ें बड़ी अच्छे से पढ़ी है। अगर मैं हाइपोसोमिया की बात करता हूँ तो शायद आपके मन में आ रहा है अति निद्रा की बात, अति निद्रा की बात। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कम खाने के विकार की वजह से वजन बढ़ने से जो भय होता है, तो वो क्या करते हैं? उल्टी करते हैं ज़बरदस्ती वाली। एनोरेक्सिया नरोसा कहलाता है वो। आपके बारे में अगर हम बात करें बुलिमिया नरोसा के बारे में, तो आपके मन में वो भी आ रहा होगा भाई, ज़्यादा खाना खाने के लिए, जो अधिक खाना खाता हो, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे लोग एकाध हो जाते हैं, है ना, किसी किसी गांव में। और जब बात हम करते हैं इंसोमेनिया के बारे में, तो ये आपको बताता है क्या? ये कहता है कि नींद, हाँ, नींद की गड़बड़ी अक्सर अनिद्रा के रूप में आती है, और निद्रा होने में जो कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है, जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, वो इंसोमेनिया कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका था। यही आपका करेक्ट रहेगा। बड़ा अच्छा सवाल था ये, मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ। वाला कौन सा था? हाइपोसोमिया, हाइपोसोमिया। ठीक है, ठीक है, अति निद्रा आपका ये अति निद्रा है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि एक अवधारणा के रूप में जनहित याचिका का एक उद्भव कहाँ से हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल है, बता चुका हूँ। अमेरिका, बिल्कुल। USA कब हुआ था ये कौन बताएगा मुझे?
नहीं, 1960। 1960 आपका करेक्ट जवाब रहेगा। सामाजिक कार्यवाही जो याचिका है इसके अंतर्गत देखा गया। आपने जो 1980 बताया है सर, वो आपने भारत का बताया है। किसका बताया आपने? इंडिया का बताया है। और नाम किसका आता है? पीएन भगवती। पीएन भगवती का नाम। बहुत बढ़िया। सही जवाब आपका यहाँ पे जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही कर जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल था हमारे लिए ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सोशल वर्क फिलॉसफी, फिलॉसफी का अर्थ मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ी अच्छी, हर्बर्ट बिश्नो का नाम आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट जवाब दिया है। ठीक है, और भी कोई लोग हैं अपने विचार को प्रकट करना चाहेंगे? ओके, सोशल वर्क फिलॉसफी हर्बर्ट बिश्नो का नाम आता है और यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा, हर्बर्ट बिश्नो का। सन 1952 के दौरान हर्बर्ट बिश्नो ने द फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क के बारे में जिक्र किया था। कब? 1952। कितने लोग मुझे बताएंगे? सामुदायिक आधारित एक कार्यक्रम लाया गया था जो ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में था। सामाजिक विकास वाला। हाँ, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था वो। ऑप्शन नंबर, हाँ, ये आपका सही जवाब जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर ये वाला। यहाँ पर आपने एक लिंडो मैन का नाम सुना होगा। लिंडो मैन, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो इन्होंने कहा है कि समाज कार्य दर्शन में अपना प्रक्रिया जताते हुए बताया है कि समाज कार्य और दर्शन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बेसिकली लिंडेमैन और गेशेलकोनोफ्का की बात आती है। इन दोनों का नाम आता है इसमें, परंतु इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, समाज कार्य दर्शन और साथ में समाज कार्य एक साथ रहेगा और करके दर्शन लगा दीजिएगा आप सभी लोग। आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। आपने थॉर्नडाइक के बारे में तो पढ़ा ही होगा भली भांति तरीके से। एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब बात होती है तो नाम किसका आता है? थॉर्नडाइक का नाम आता है। ट्रायल एंड एरर की जब मैं बात करता हूँ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की बात, तब भी थॉर्नडाइक का नाम आता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पहले भी पता है। और इन्होंने बिल्ली पर किया है, इन्होंने बिल्ली पर किया है प्रयोग, ये बात भी आपको पता है अच्छे से। HB ट्रेकर के बारे में अभी भी नाम आप लोगों ने ऊपर देखा है और आपको पता हो गया होगा। सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस किताब सन 1948 में। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते जाइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, कंठस्थ रहे। जैसे ही पेपर में प्रश्न आए आप तुरंत उसका सही जवाब दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। व्यवस्था के रूप में समूहों के बारे में हमारी समझ के लिए प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? क्या बोगार्ट्स हैं, किंग्सले डेविस हैं ये, कि टालकाट पार्सन्स होंगे, कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो गार्वियन होंगे? पार्सन्स। व्यवस्था के रूप में समूह के बारे में हमारी समझ के लिए प्रमुख जो योगदान करता है वो टालकाट पार्सन्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। हम की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, निर्भरता की भावना, बोगार्ट्स का नाम आता है। सामाजिक दूरी की मापन की बात होती है 1959 में, तो बोगार्ट्स का नाम आता है। बात करते हैं किंग्सले डेविस के बारे में। द्वितीयक समूह उन सबका विरोधी रूप है जो प्राथमिक समूह के बारे में कहा जाता है। वह प्रक्रिया किंग्सले डेविस के नाम हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं समाज कार्य अभ्यास में, तो समाज कार्य अभ्यास में गार्विन का नाम आता है, देखने को मिलता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में, परंतु यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यक्रम सेवाएं कौन सा नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 जी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, तो जो भिक्षावृत्ति विरोधी कार्यक्रम है इसकी रोकथाम मुंबई में किया गया था 1957 सर। 59 मैडम, सर 7 बॉम्बे वाला 59 होगा, 57 नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक। वैसे बेसिकली 1959 है, 1959 ही करेक्ट होगा, 57 नहीं होगा। 59 ही है, हाँ 59 ही है। फिर जब पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो 1971 आता है,
ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और बात करते हैं बंदी गृह कल्याण सेवाओं को लेकर, जो सुधार के परिप्रेक्ष्य में बात, ये भी आप लोगों से क्या करता है, नहीं, जो महानिरीक्षक और सुधार सेवाओं के रूप में आता है। और ये प्रक्रिया बेसिकली 1985 में आया था। जब हम बात करें समुदाय आधारित युवा क्लब की, तो ये बात ध्यान रखिएगा, समुदाय के आधार पर है युवा क्लब सबसे बढ़िया कार्यक्रम, सुधारात्मक कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम के रूप में नहीं है। ये नहीं है। बेसिकली बंदी गृह की बात कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति की बात कर रहे हैं, ये आपका बन जाएगा। इसमें पूछा है नहीं के लिए, है ना, नहीं के लिए पूछा है। तो समुदाय आधारित युवा क्लब है, क्लब थोड़ी ना हो सकता है, बताइए जरा, है ना, ये नहीं हो सकता है। किशोर अपराधियों के लिए विशेष विद्यालय की बात करें तो ये भी हो सकता है। आपका प्रश्न में आपका सही जवाब जो जाएगा नहीं है वो सी यानी थर्ड। ठीक है, याद रखेंगे इसे। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे आया है, गार्टन हैमिल्टन का नाम। बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जाएगा। सिगमंड फ्रायड तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है ना। हाँ, और जब हम बात करेंगे स्किनर के बारे में, तो स्किनर ने कहा है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभी केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, लास्ट संडे था शायद, उस दिन बीएफ स्किनर का ही प्रश्न आया था ओसीटी में। ठीक है, और यही प्रश्न के बारे में पूछा गया था कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, बस। और गार्टन हैमिल्टन के बारे में तो मैंने आपको कई बार पहले ही बता रखा है आप सबको अच्छे से ही, कि इन्होंने एक अंडरलाइन द फिलॉसफी करके एक किताब लिखा, बड़ी फेमस रही, जो 1941 में आई थी। ठीक है, और उसी के आधार पे उन्होंने एक, जब मनोसामाजिक सिद्धांत जब ये दे रहे थे, उसको उपागम दे रहे थे, तो उस दौरान ये दो किताबों के बारे में जिक्र किया था। सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो मनोसामाजिक सिद्धांत कभी पूछ लेता है, कभी उपागम पूछ लेता है, तो आप लोग उसको लगाइएगा गार्टन हैमिल्टन का नाम। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछे कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तब आप किसका नाम लगाएंगे? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तब नाम लगाएंगे आप लोग एरिक एरिक्सन का। बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। जब बात होती है पार्सन्स के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, तो सही जवाब जो जाता है वह आपका जाता है समस्या समाधान का उपागम। 4 P's। हाँ, 4 P's, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। चरों के पुनर्वर्गीकरण और कार्यात्मक अनुमान में डैश सहायता करता है, तो क्या कहना उचित समझेंगे? शोध का विकल्प, शोध के आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिचयन की प्रक्रिया, प्रतिचयन का गठन, क्या कहना उचित समझेंगे, बताएं। प्रतिचयन की प्रक्रिया नहीं, चरों के पुनर्वर्गीकरण का कार्यात्मक अनुमान जो होता है वो आंकड़ों का विश्लेषण होता है। हाँ, आंकड़ों का विश्लेषण होता है। हाँ, पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया तो इसी के अंतर्गत आ सकती, डिजाइन में थोड़ी ना आ सकती, ना ही प्रतिचयन की प्रक्रिया में आ सकती। आप प्रश्न को सोचें, फिर ऑप्शन को देखें ध्यान में। क्या आप इन तीनों ऑप्शनों को, बहुत इजी सवाल है, टफ सवाल नहीं है। मैंने कहा ना कि ये कहो कि अगर आप ये प्रश्न मॉडरेट लेवल पर, तो नहीं, ये इजी टाइप का प्रश्न है ना। एक मॉडरेट होता है, एक हाँ एक माइल्ड होता है, और एक जो है इजी टाइप में होते हैं, है ना। तो ये इजी टाइप में रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। प्रश्न, जब प्रश्न में ही उत्तर छिपा हो तो इसे इजी टाइप में रखते हैं हम लोग, है ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक चर पर दूसरे चर के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है? देखिए ये भी आपका इजी सवाल ही है। देखिए आप कह रहे हैं साथ संबंध के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। नहीं, टी टेस्ट भी नहीं होगा यहाँ पे समाश्रयण होगा। अब ध्यान से समझिएगा कैसे, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी अभी दो चरों के बीच में जब मैं जिक्र कर रहा था, अभी लास्ट वाला प्रश्न हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा भी किया था, आप लोगों ने देखा भी है। कौन सा प्रश्न था हमारे सामने? वो था दो चरों के बीच में थोड़ा सा सहसंबंध मौजूद होता है, जो विकर्ण सारणियों के बिंदु को चतुर्थांकों के बीच में यादृच्छिक के रूप में वितरित होता है, वो सहसंबंध होता था। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो ये थोड़ा सा प्रश्न अलग आ जाता है। देखिए एक चीज़ तो ये तय है, जब आपको एक प्रश्न पता हो
उसका उत्तर वो होगा, तो उसी के आधार पे उस एग्ज़ाम में दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले सहसंबंध को लगा लिया है तो दोबारा सहसंबंध होगा ही नहीं, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आजकल ये एग्ज़ाम के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समाश्रयन का उपयोग करके एक चर दूसरे चर के प्रभाव का विश्लेषण करता है, वो समाश्रयन होता है। और जब हम दो चरों के, ध्यान सुनिए, बीच में थोड़ा सा संबंध मौजूद की बात करें, जहां विकर्ण सरणी और चतुर्थांश के बीच में रैंडम जैसे रूप विस्तृत होते हैं, प्रतीत होते हैं, वो सहसंबंध होता है। टी परीक्षण स्टूडेंट का परीक्षण होता है। काई स्क्वायर हम देखते हैं, हालांकि काई स्क्वायर एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये भी स्टूडेंट के आधार पे ही है, परंतु हम स्क्वायर परीक्षण करते हैं उसके बिहेवियर को। तो काई स्क्वायर आबे के द्वारा सन 1863 में दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके द्वारा जो है कार्ल पियर्सन आए 1900 के दौरान में, इसको फेमस हुआ ये। और जब परिकल्पना सत्य ना हो, परीक्षण सांख्यिकी का नमूना एक चर से दूसरे चर के प्रभावों का विश्लेषण कर रहा हो, तो वह प्रक्रियाएं आपकी बन जाती है काई स्क्वायर की। जब मूल्य शून्य से भिन्न हो तथा प्रक्रियाएं जब वहाँ पे स्टूडेंट के आधार पे हो, तो वह टी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन केवल समाश्रयन कहलाता है, यहाँ पर यही सही माना जाएगा, है ना। सॉरी, आगे बात करते हैं। प्रायिकता प्रतिचयन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कौन सा है और नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा है। हाँ सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और कोई बच्चा है जिनको ये प्रश्न नहीं पता है? बताएं जरा एक बार, आप लोग भी बताएं तो मैं बताता हूँ, और भी किसी को मालूम है तो बताओ। बताए राकेश जी, क्या सवाल होना चाहिए? ये इन्होंने गलत बताया है, आप बताओ। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, आवाज जा रही है कि नहीं? गुच्छ प्रतिचयन नहीं आएगा जी, गुच्छ प्रतिचयन नहीं आएगा। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने सही जवाब दिया था। प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होता है वो एक सैंपल रैंडम होता है, एक सिस्टमैटिक सैंपल भी होता है, एक स्ट्रेटिस्फाइड रैंडम सैंपल होता है, एक क्लस्टर होता है, और ये बात आपको पता है। तो बताया था आपने। तो यहाँ अगर हम बात करें, क्लस्टर जो होता है वो तो गुच्छ। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप देख सकते हैं, एक तो क्लस्टर ये प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ये है। तो बताइए मैंने कब बोल दिया कि नॉन प्रोबेबिलिटी ये है? नॉन प्रोबेबिलिटी में तो भाई आपका पर्पस आता है, आपका कन्वेंशन आता है, आपका जजमेंटल आता है, आपका कोटा आता है कि नहीं? ये सारे आते हैं आपका। वाला ही होगा ना। हाँ, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सी वाला, थर्ड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जब हम बात करते हैं 38 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी जो है व्यक्तिक समाज कार्य की एक तकनीकी है? सार्वभौमिकीकरण है, प्रोत्साहन है, ए और बी है, इनमें से ए बी भी नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ सी ऑप्शन सही जाएगा कि इनमें से कौन सी तकनीकी है जो व्यक्तिक समाज कार्य की तकनीकी है। ऑप्शन आपका सार्वभौमिकीकरण भी है, प्रोत्साहन भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट जाएगा यहाँ पर। सर सार्वभौमिकीकरण तो मतलब सब पे लागू होता है, और लेकिन ये तो व्यक्तिक होती है ना। तो देखिए, मैंने कहा टेक्निक के बारे में, तो वो बात अगर आप कह रहे हैं कि सब पे लागू होता है, अगर आपको पता है भाई अच्छी बात है, ठीक है, यूनिवर्सल है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या अगर यूनिवर्सल टेक्निक का आप केस वर्क में फॉलो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल अगर टेक्निक है, केस वर्क की टेक्निक आपको बताऊं सब पे लागू होगी, सभी पर लागू होती है भाई। किसी की अगर यूनिक समस्याएं हैं तो भी वहाँ पे लागू होती है। तो टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क में यूनिवर्सल आता है। और अगर आप इसको कह रहे हो कि नहीं आता है, तो फिर बताइए बी वाला ऑप्शन कहाँ है इसमें? अगर आप बी को मानते हो तो, और अगर बी को भी नहीं मानते हो तो भाई तो फिर गलत है, क्योंकि टेक्निक तो बी तो ऑलरेडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, तो इसलिए आप अगर नहीं पहला आ रहा है तो आप सी को लगा सकते हैं ऐसी कंडीशन पर। क्लियर बात हुई? हाँ, इसलिए आप ध्यान रखें, यूनिवर्सल आपका आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनकरेज के बारे में, तो वो भी आपका कोड थोड़ी है, एक ही तो चुनना है, तो हम भी
को चुन सकते हैं ना। अच्छा, आप बी को चुन सकते थे, चलो कोई नहीं, परंतु आप ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो जाएगा वो दोनों माने जाते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक भी माना जाता है, प्रोत्साहन भी माना जाता है, ठीक है। मध्यम, मध्यम का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्रोकर कहा जाता है ना। बड़ा अच्छा सवाल है हमारे सामने। इसकी भूमिका निभाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को किन किन चीज़ों से होके गुजरना चाहिए, जरा आप मुझे बताएं। सर पहला होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ ब्रोकर के बारे में, दूसरा भी होगा। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। कहता है कि सेवार्थी की परिस्थितियाँ और अभिप्रेरणा क्षमता तथा बदलाव के अवसरों को भली भांति समझता है। बात तो ठीक है भाई, गलत नहीं है, ठीक है। चलो रखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। सेवार्थी की आवश्यकताओं की पहचान करता है और विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अभिप्रेरणा तथा क्षमताओं का निरीक्षण करना और सर्वाधिक उपयुक्त संसाधनों का प्राप्ति में सहायता करता है। ये तो 100% पहले से भी बड़ा बढ़िया लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं। अच्छा भाई, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कौशलों को अपनाने के लिए उन्हें शिक्षा देता है। ओके। और एक सामाजिक सेवा योजनाओं से संबंधित कार्यकलाप विकसित करता है और उनका क्रियान्वयन तथा परिवीक्षण भी करता रहता है। देखिए ये भी सही है सर, बी होगा, सबसे उत्तम वही है। हाँ, सर बी होगा सर। जब ये प्रश्न आपको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न, एक सामाजिक कार्यकर्ता के आधार पे कुछ विचार लिखे गए हैं, आपको अप्रोप्रिएट सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन लगा है उसका जवाब देना होता है। इन तीनों की बातें अलग अलग एक दिशा में जा रही है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट की बात मैं करूं तो ये तीनों की बातें एक में लाके कर दिया है जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी सबसे बढ़िया तरीके से व्याख्या कर रहा है। इसलिए आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों में जहां सबसे अच्छी व्याख्या हो रही हो, जहां बच्चों को एक प्रकार से उनकी आवश्यकता के आधार पे, उसको अनुभव के आधार पे और जो है अवसर देने की बात हो रही हो, तो वह प्रक्रिया आपकी हमेशा सत्य जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा और यही करेक्ट है। ट्रिक लगाते सबसे बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे बड़ा भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, अप्लाइड वाले में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक समूह नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, बताएं जरा। 40 है, हाँ सर, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि एक समूह के नेता है, अच्छा ग्रुप वर्क में जानते हो एक नेता होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग नेतृत्व बोलते हैं, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं, वो एक होता है। अच्छा उसका काम फिर क्या होगा, क्या उसका ये काम है कि समूह अनुशासन को लागू करे कि सोशल वर्कर का काम है। देखो मैं सोशल वर्कर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात कर रहे हो। 36 दिख रहा है। सही है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है सर। हाँ रोनिका मैम, आप एक, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक बार आप जो है फिर लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 40 की बात करूं आपसे, तो आप सोचो कि अगर सोशल वर्कर समूह कार्य में कैसे काम करता है। वो एक नेतृत्व की भूमिका एक व्यक्ति को दे देता है और उसके बाद वो कहता है कि भाई मतलब ध्यान देने की बात करता है कि आप थोड़ा सा ग्रुप में ध्यान दो, थोड़ा सा मार्गदर्शन की भूमिकाएं जो है उसको सिखाता है वो, है ना। तो वो काम करता है उसके साथ, परंतु अनुशासन हो गया ग्रुप में बनाने के लेकर, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या तो सोशल वर्कर करेगा, इसका काम ही नहीं है पहले। हाँ वो तो बस वो केवल रिपोर्टिंग करता है, ये इसलिए आप गलत हो जाएगा। ये निर्णयों को एक तरफा लागू कर देगा, देव भाई ये देखो, ये तो एक तरफा मतलब खुलेआम भेदभाव हो रहा है ना। फिर क्या कहूँ कि सामाजिक समूह व्यवहार के लिए दंड देगा, भैया लो दंड तो हटा दिया गया है अब तो। अगर मैं आपसे कहूँ इस ऑप्शन होगा ना, लक्ष्यों की प्राप्ति। हाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह को दृढ़ता से कहना, तो यह एक प्रकार के लिए आपके लिए उचित होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके परिप्रेक्ष्य में, है ना, एक नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए प्रश्न अप्लाइड आ रहे हैं अब इस तरीके से आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, कोई जल्दबाजी ना करें आप लोग प्रश्नों को समझने में। प्रच्छन्न का मतलब होता है अव्यक्त, प्रच्छन्न का मतलब होता है अव्यक्त। अधिगम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आप जरा बताइए। परिहार उपागम, संज्ञानात्मक उपागम,
पलायन उपागम। परिहार परिहार पलायन अधिगम। देखिए परिहार जो होता है, आपको अगर थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, अभी हाल ही में कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक मानसिक द्वंद्व था, मैंने क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि परिहार बेसिकली अवॉइड जैसी सर। प्रक्रियाओं की बात करता है जी। सर मैंने इकोनॉमिक्स में प्रचंड बेरोजगारी पढ़ी थी, क्या ये सब उसी से संबंधित है? नहीं 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 नहीं, वो अलग है सर, वो अलग है, प्रचंड बेरोजगारी अलग है। ये आपका एक लेटेंट लर्निंग है। लेटेंट लर्निंग सर, एक विद्वान था, उसका नाम था एडवर्ड जेम्स टॉलमैन। उसका क्या नाम था, अगर मैं इसकी इंग्लिश दिखाऊंगा अभी आपको तो आपको मिलेगा लेटेंट। और ये लर्निंग थी सर, ये एडवर्ड जेम्स टॉलमैन ने सन 1948 में, जिस समय ट्रैकर ने किताब लिखी थी, उसी समय इन्होंने ये दिया था, उसी समय ये टॉलमैन ने दिया था। तो ये जो शब्द है बेसिकली बेंडूरा दूसरों को देखकर सीखता है, बोला था। दूसरों को देखकर व्यक्ति सीखता है, दूसरों को देखकर सीखता है, ये बात बेंडूरा ने कहा था। उसी बातों को कॉपी करने वाला प्रच्छन्न अधिगम है, और जो संज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, जो संज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन आपका केवल यहाँ पर बी कट जाएगा। तनावपूर्ण बात हो, स्थिति से बचने की बात हो, अप्रिय की बात हो। मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति फुटबॉल खेलना चाहता है, वो चाहता है कि चोट भी ना लगे। देखिए फुटबॉल वो चाहता है कि मैं खेलूँ, उसे चोट भी ना लगे। और मैंने परिहार वाले में बताया था आप लोगों को मैंने वो चीज़ें, और मैं पढ़ाई भी ना करूँ और पास भी हो जाऊँ। बताओ ऐसे कहीं हो सकता पॉसिबल? नहीं ना। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं जो परिहार को रिप्रेजेंट करता है। बात रही पलायन की, आवाज़ मेरी क्लियर है? हाँ। जब हम बात करते हैं पलायन की, तो पलायन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। पलायन का शब्द जो है जेफ्री वॉट्सलो ने दिया था। पलायन अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम जो है बात करें तो जीन पियाजे का नाम आता है। परिहार में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर केवल परिहार अधिगम की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नाम आता है जॉनसन का, जॉनसन और जो है मोइवर। और जब हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो जीन पियाजे का नाम आता है, जिन्होंने कहा है मस्तिष्क का अधिगम का प्रयोग होता है, वो संज्ञान कहलाता है। पलायन का नाम आता है जेफरी का नाम आता है, जेफरी वाल्सो का नाम आता है। और ये मतलब भागने का प्रशिक्षण, उत्तेजना की जो प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, पलायन हो जाती है। वो जेफरी वाल्सो के द्वारा जो है दी गई थी ये। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे प्रच्छन्न। ठीक है सर? राकेश जी क्लियर हुआ? जी जी सर। हाँ, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल जवाब बताए आप लोग। उल्फ जो है उल्फ गैंग कोहलर के द्वारा लिखी गई दी मेंटेलिटी ऑफ एप्स नामक किताब, बड़ी अच्छी सवाल है। जरा आप मुझे बताएं ये क्या नाम है, किसके अकॉर्डिंग आती है ये? अंतर्दृष्टि अधिगम। प्रच्छन्न अधिगम। ओके, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दूं ये किताब जो है और जो है कोहलर की है। ये किताब किसकी है? कोहलर की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये किताब सन 1925 में आई। कब आई? 1925 में आई। अब बात ये है कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अंतर्दृष्टि से संबंधित है। अब मैंने पहले भी नाम आपको बता दिया था, कोहलर की है। और इससे आपको पता हो जाना चाहिए इनसाइड लर्निंग किसकी है? कोहलर की है। बाकी तो सर आपको जब पता है ये सभी के नाम, तो आप समझ जाते हैं यहीं पर कि प्रच्छन्न में तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसके नाम आते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है इनसाइड लर्निंग के बारे में। क्या इसमें कुछ बता दूं आपको अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में? जी सर। ओके, चलिए अब सुन लीजिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सर मैं आपको बता दूं, ये जर्मन के एक मनोविज्ञान थे, उनका नाम था ओल्फ गैंग कोहलर। कोहलर महोदय ने इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत दिया, और अंतर्दृष्टि का शब्द जब इन्होंने प्रस्ताव किया या रखा, प्रस्तुत किया, तो इन्होंने कहा कि ये अनुभव और अचानक से आता है। इन्होंने कहा अनुभव और अचानक से आता है अंतर्दृष्टि, इनसाइड लर्निंग। अनुभव और अचानक से कैसे?
मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉक्स, एक कमरा है, उसमें बंद कर दिया गया, ऊपर केले लटकाए गए हैं और बाहर छड़ी रखी गई है, 2-3 छड़ी रखी गई है। अब यहाँ पे चिंपैंजी है। चिंपैंजी क्या कर रहा है, केले को प्राप्त करना चाहता है, जो कि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इनसाइड, अंतर्दृष्टि, तुरंत उसके दिमाग में आता है, एक छड़ी उठाता है, और जैसे ही छड़ी उठाता है और फिर केले को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी केले नहीं मिलता है। फिर उसके दिमाग में अचानक एक और बार आइडिया आ जाती है कि दूसरी छड़ी है जो इसमें लगा देनी चाहिए। दूसरी छड़ी इसको एक दोनों को ज्वाइन कर देता है, जोड़ देता है। फिर यहाँ पर भी केले नहीं प्राप्त होते। फिर अचानक, मतलब मैं 5 रख सकता हूँ छड़ी, 2 रख सकता हूँ, एक ही छड़ी रख सकता हूँ। आप केवल इतना समझ सकते हैं कि जो अचानक प्रक्रियाएं आ रही हैं मन में या दिमाग में, है ना, तो वो प्रक्रिया इनसाइट कहलाती है। जहाँ अनुभव के अचानक पुनर्गठन हो जाए, आप लोग करते करते कामों में नहीं कहते, अचानक कोई आइडिया आ जाती है, वो क्या है, इनसाइट लर्निंग है। हाँ, जब एक व्यक्ति संघर्ष से जूझ रहा होता है तो किसी समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि में झझकती है, और वहाँ पे अचानक से जो क्रिया आती है वो क्या कहलाती है, इनसाइड लर्निंग कहलाती है। और आपको पता होगा, मैंने कहा है कि जैसे सर वो कुआ और घड़े का मतलब वो एग्जांपल दिया था उन्होंने, किसका, जो है घड़े में पानी कम था और कुआ उसमें कंकड़ डाल रहा था, वो अंतर्दृष्टि अधिगम का एग्जांपल था एक। नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं हुआ सर। अंतर्दृष्टि का बेसिकली क्या था, वहाँ पे कौवा को भाई पता था कि पानी ऊपर लाना है ना, पानी ऊपर लाना है, तो पानी ऊपर लाने के लिए उसे मालूम, भाई इस चीज़ को कॉन्सेप्ट उसके अंदर था कि हम जितने बार कड़ा, जितना उसमें कंकड़ डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, है ना। उसे अचानक वो चीज़ें नहीं आती थी, चिंपैंजी को अचानक आती थी वो बातें। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कोई चीज़ अचानक आ जाए, है ना, अचानक आ जाए मन में, कोई दिमाग में कोई चीज़ अचानक जहन में आ जाती है, वो चीज़ें होती है ना। और कोई चीज़ अगर एक बार अचानक आ गई, मान लो उसके अगर मन में कोई अचानक एक बार आ गई, तो उसके बाद उसके आधार पर अगर वो काम कर रहा है तो वो इंतर्दृष्टि नहीं होगा कि अचानक आ गई, केवल उसी काम के आधार पे, जब हमने कहा अनुभव भी ना, और भी काम कर रहे हैं तो और भी अचानक आइडियाज आ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक ही आइडियाज आ रहा है, विभिन्न प्रकार के आइडियाज आ रहे हैं, तो वो अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो कौवे वाला का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत नहीं। आप किताब अगर पढ़ेंगे साइकोलॉजी वगैरह में, तो आपको पिक्चर के साथ चिंपैंजी को दिखाया गया है, उसमें मिलता है ना, चिंपैंजी को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। जनजातीय जनसंख्या को सबमर्ज ह्यूमैनिटी के रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी, एवी ठक्कर। ग्रेट। ओके, आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबमर्ज ह्यूमैनिटी की बात अगर मैं करता हूँ तो जलमग्न मानवता, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, तो जलमग्न मानवता। और ये बात बाय डॉक्टर दास के द्वारा। तो एक सामान्य नाम वाले परिवारों के संग्रह जो है इंपीरियल गेटियर ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें ऐसे परिप्रेक्ष्य में, एक समान वाले परिवार के परिप्रेक्ष्य में उनके संग्रहों के बारे में तो जिक्र हमें मिलता है सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी के बारे में। और यह जो जनजातीय जनसंख्या थी उस पे बात करने वाला जलमग्न मानवता पर आधारित, यानी बाय डॉक्टर दास। और जब एक नाम परिवार की बात करते हैं सामान्य तरीके में, तब भी डॉक्टर बाय दास। और ये बात आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ध्यान भी रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, जब हम बात करते हैं घुरई के बारे में, जीएस घुरई पिछड़े हिंदू के बारे में इन्होंने कहा है, पिछड़े हिंदू के बारे में इन्होंने बोला है। जब हम बात करते हैं, अभी आप लोगों ने पीवी जो है ठक्कर बापा के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी था। आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रक्रियाएं बताई हैं। जैसे ध्यान रखिए, जनजाति के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर दास ने, पिछड़े वर्ग के परिप्रेक्ष्य में घुरई ने, ठक्कर बापा के परिप्रेक्ष्य में बात करें आदिवासी में, ठीक है ना, तो इन्होंने बोला है। अच्छा, आदिवासी को लेकर अगर हम बात करें तो एल्विन भी हैं, हर्बर्ट रिस्ले भी हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें पीवी ठक्कर भी हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं केडी गाग्रेट के बारे में, तो केडी गाग्रेट का नाम नहीं आता है किसी जनजाति वगैरह में और किसी उसमें। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के आधार पे तो सही जवाब जो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट, तो वो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। क्लियर रहेगा? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा और मालूम भी होगा आप सभी को, आप लोग जानते भी होंगे। जब हम बात करते हैं केडी गाग्रेट के बारे में, मालूम है क्या है ये केडी गाग्रेट? केडी गाग्रेट बताएं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है इनके बारे में। सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया, सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया सन 1986 में इनका नाम आता है। 1986 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, पता चले आप भूल जाए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ क्राइसिस वैल्यू 1975। हाँ हाँ, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, आपने नाम सुना है जैसे यहाँ पे पहाड़ी जनजाति, सॉरी जनजाति जनसंख्या के सॉरी जनजाति जनसंख्या के आधार पे पूछा इन्होंने। अगर आपसे प्रश्न पूछे पहाड़ी जनजाति के बारे में, जंगली आदिवासी के बारे में, ये नाम आता है ग्रीसन का नाम आता है। किसका नाम आता है? ग्रीसन का नाम आता है। आदिम जनजाति के बारे में बात करें, आदिम आदिम, तब नाम लगाना हंटन के बारे में, हंटन के बारे में। जब बात पिछड़ा हिंदू, जी, पिछड़ा हिंदू की भी बात होती है। पिछड़े हिंदू के सारे डॉक्टर घुरई, डॉक्टर घुरई जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ। सोशियोलॉजी के विद्वान थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एल्विन ने क्या कहा है? एल्विन ने देश के मूल स्वामी के रूप में अगर जो है माना है बेगाओं को, बेगाओं को, बेगाओं एक जनजाति है, बेगाओं, उसको माना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल था ये हम लोगों के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। निम्नलिखित में से किसके लिए सहसंबंध सांख्यिकी उपकरण होता है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बता दीजिए आप लोग। फिर संबंधों को ज्ञात करना करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आया है कि सहसंबंध सांख्यिकी उपकरण जो है संबंधों को ज्ञात करना तथा मापन तथा उन्हें संक्षिप्त सूत्र में अभिव्यक्त कर देना, वही सहसंबंध सांख्यिकी उपकरण हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो विसर्जन शब्द या छितराव मिल रहा है, जिसको हम लोग फैलाव बोलते हैं, प्रकीर्णन भी बोलते हैं, चीज़ों को दूर दूर फैलने की प्रक्रिया को ही विसर्जन कहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं विचरण की परिकलन के बारे में, तो परिकलन का मतलब होता है एक प्रकार से फलन, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि कोई गति वाली कोई प्रक्रिया है। ये अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के आधार पे, तो उसमें विश्लेषण का जो क्षेत्र आता है, जो फंक्शनल के आधार पे न्यूनीकरण या अधिकतीकरण की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग, वो शब्द आता है विचरण के परिकलन में, वो शब्द आते हैं, है ना। और जब किसी बिंदु को ज्ञात करना जिससे इर्द गिर्द चारों ओर गुच्छ हो, क्लस्टर हो, चारों ओर गुच्छ हो या क्लस्टर हो, तो वह प्रक्रिया बेसिकली समूह के अंतर्गत टेक्निक को लागू करती है। परंतु यहाँ सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा, ए करेक्ट माना जाएगा, है ना। कितने क्वेश्चंस इसमें हैं? लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। चलिए एक और सवाल कर लीजिए। विवाह को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सीबीएस एबी तीनों ही है, सभी है। सभी सभी डी। परिवार को बिल्कुल बिल्कुल, परिवार को स्थापित करने के लिए स्वीकृति सामाजिक पैटर्न होना चाहिए, और ये आपका सही होगा। पुरुष और महिला को सामाजिक रूप से स्वीकृति शामिल होना जरूरी है। बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण के लिए संविदा होना, ये भी जरूरी है। उपयुक्त सभी के सभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करता, जो समाज के द्वारा स्वीकृत विधि होती है, जो सभी पैटर्न को फॉलो कर रही है, सभी पॉइंट को फॉलो कर रही है। इसलिए अब आजकल तो प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, वो कूट देकर देखता है ABC, तो आपको ABC तीनों के तीनों जवाब देने पड़ेंगे। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले की अपेक्षा से। अब बड़ा अच्छा सवाल है, आपको ये सवाल अच्छे से मालूम होना चाहिए। वास्तविकता पर स्थित क्या होता है, बताइए। पराअहम आप यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने, अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सिगमंड फ्रायड ने फ्रायड महोदय के द्वारा व्यक्तित्व के तत्व बताए गए, और ये बात आपको अच्छे से पता होगा। व्यक्तित्व के तत्व होगा ना, जब ओके, देखते हैं, ठीक है, सारी बात करेंगे। जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के तत्व के बारे में, तो जो अहम है, जो ईगो है, वो बेसिकली एक शब्द ऐसा बताता है जो वास्तविकता को रिप्रेजेंट करती है, जो वास्तविकता को रिप्रेजेंट करती है।
वास्तविकता को। सुपर ईगो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है ये। सर आदर्शवाद हाँ वाले पे। हाँ, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है ना। तो आप जरा मुझे बताएं कि ईद किस पे आधारित है। सर आनंद का। इच्छाओं पे। हाँ, आनंद के, काम वासना पे, काम वासना पे, बिल्कुल ठीक जवाब। यहाँ सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने, अगर हम बात करते हैं तो चेतन, अर्धचेतन और चेतन के बारे में भी जिक्र करते हैं सिगमंड फ्रायड महोदय ने। और एक नाम बताना मैं और चाहूँगा यहाँ पे, व्यक्तित्व से संबंधित है, सेल्डन का नाम। सेल्डन ने एक बताया था एंडोमार्फिक, एक बताया था मेसोमार्फिक, एक बताया था एक्टोमार्फिक। करेक्ट। एंडोमार्फिक में क्या बात हुई है, शारीरिक गठन वाले जो व्यक्ति होते हैं, गोल मटोल, नरम होते हैं, ऐसे व्यक्ति आराम पसंद और भावुक और सुख चाहने वाले होते हैं एंडोमार्फी वाले में। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, ठीक है। गोल मटोल, नरम होते हैं और आरामदायक होते हैं, भावुक होते हैं, सुख चाहने वाले होते हैं। जब बात करते हैं मीसोमार्फी में, ये से व्यक्ति गठीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं, या व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील और शक्तिशाली और आक्रामक और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इसमें उपलब्ध का स्तर जो होता है उच्च माना जाता है मीसोमार्फिक में। बात जब करते हैं एक्टोमार्फिक में, इस प्रकार के गठन वाले जो व्यक्ति होते हैं दुबले पतले होते हैं, कमजोर शरीर वाले होते हैं, स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं एक्टोमार्फिक वाले, है ना। याद रखेंगे, ये सेल्डन के 3 टाइप हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और देखिए। बौद्धिक और पलायनवादी मतलब इंटेलिजेंट होते हैं और किधर मतलब माइग्रेंट होते रहते हैं। हाँ, मतलब एक उनके अंदर स्वभाव पाया जाता है, इस तरह का स्वभाव पाया जाता है ना, इस तरह का स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। बात करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, विलियम जेम्स के नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे अब। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मानव संसाधन नियोजन परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर मैं आपसे बात करूं सही नहीं है, हाँ सर, बी। ओके, सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, विभागों के लिए निश्चित कौशल व्यवस्था को एक ही ढंग में क्या करें, संरूपित करें। अब ये आपको गलत है, यही आपका सही है। जनशक्ति बाजार वातावरण का विश्लेषण करता नहीं है क्या मानव संसाधन? भाई मैंने एक पढ़ाया था, तब बाजार वहां पे ऑप्शन में दिया था और ये प्रश्न आया भी था, बाजार। और फिर उसके बाद भावी कौशल आवश्यकता का पूर्वानुमान करना, और फिर वर्तमान के नियोजित मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग करना। केवल आप देखिए ना, विभागों के लिए निश्चित कौशल व्यवस्था के रूप में मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य नहीं होगा। बताइए, एक ही ढंग से निरूपित करेंगे तो क्या वो रहेगा लागू? एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लागू करेंगे थोड़ी नहीं चलेगा वो प्रक्रिया, इसलिए ये गलत है। सर एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ें, विभागों के लिए निश्चित कौशल, निश्चित व्यवस्था, भाई ये नहीं होगा शायद। जनशक्ति बाजार वातावरण, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ए, सी और डी सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। या फिर आप इसको इंग्लिश कर दीजिए एक बार। मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ, आप बताओ आपको सोचना है किस तरीके से। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य नहीं ह्यूमन है, रिसोर्स प्लानिंग, हाँ नहीं है, क्या नहीं है, मानव संसाधन का नियोजन उद्देश्य नहीं है, नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। आप जरा मुझे बताओ, यहाँ पे भी इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग, है ना, इंग्लिश भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको क्या बताता है? यही प्रक्रिया आपको दर्शा रहा है कि विभागों के लिए निश्चित कौशल की व्यवस्था, जो स्किल की व्यवस्था की जा रही है, क्या उसके डिपार्टमेंट में इन सेम मैटर से भाई मैं कह रहा हूँ आपको, बात सही है, विभागों की निश्चित कौशल की बात करेगा, व्यवस्था करता, लेकिन क्या वो एक ही ढंग से करेगा? आप बताओ। जैसी डिमांड होगी, जिसकी जैसी डिमांड होगी उसके आधार पे करेगा ना। डिमांड होगी।
हाँ, तब वो सही होता। तो बताइए वो फिर जब ये बात थोड़ी नहीं लिख रहा है कि जो जैसी आवश्यकता होगी उसके आधार पर परिवर्तित होगा। ये तो लिखा नहीं है कुछ कि हम एनालाइज पीपल मार्केट इन्वायरमेंट, ये थोड़ा कैसे सही हो रहा है वो मुझे बताइए। एनालिसिस पीपल मार्केट इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है जो मार्केट, जो मतलब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो जनशक्ति बाजार है, जो वातावरण का विश्लेषण करने की प्रक्रिया बता रहा है। तो ऐसे में भाई हम क्या करेंगे, जिसकी जिस तरीके से मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग नहीं होती है वातावरण में, जो परिस्थितियां बन जाए, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे एक एग्जांपल देगा बाजार का बारे में, उस इन्वायरमेंट में बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, केवल बाजार दे रखा है। तो बाजार में अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनका एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करेगा तो लोगों के अलग अलग आवश्यकताएं मिलेंगी, लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जब अलग अलग मिलेगा तो मानव संसाधन की प्लानिंग भी अलग अलग तरीके से होगी। एनालिसिस का मतलब यही है। इस मार्केट, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। इस मार्केट का जो मीन्स है वो ह्यूमन रिसोर्स से ही लगाया जा रहा है। बिल्कुल, वो अब मार्केट की बात अगर मैं करूँ तो वो उनके आवश्यकता के आधार पे बनेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि मार्केट, समझ में आ गया हाँ, सर, आ गया वो सर, चीज़ें आ बनेंगी। गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है आपसे क्या, बताइए, क्या आप ये कहना उचित समझेंगे? बताइए, शिक्षा का कार्य का अधिकार। शिक्षा तथा कार्य का अधिकार सर ऑप्शन बी। बी, आप बी कह रहे हैं, ठीक है, यही बी आपका सही है। आपको अगर बारे में बात करें, आप पहले भी जानते हैं इसके बारे में, 21A के बारे में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपको क्या बताता है? निःशुल्क 51, 21 का ए, शिक्षा, हाँ, ये आपको क्या बताता है? अच्छा, इसमें आपको RTE भी आता है, RTE भी इसमें लागू होती है 2009 वाली। हाँ, इसमें साल विदेशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो 29 आर्टिकल, एंग्लो भारतीय समुदायों के लाभ हेतु जो शैक्षिक अनुसंधान होगा 337, भाई वह जाति जो भाषा के संबंध में प्रयुक्त होती है ना। और 29 आपको कहता है कि अल्पसंख्यक हितों की भाषाई और लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में, है ना। ये अब 41 क्या बताता है आपको? 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि कुछ सहायता में काम करने के लिए लोक सहायता से अधिकार की बात है ना। लेकिन यहाँ सही जवाब जो माना जाएगा 41 के परिप्रेक्ष्य में, तो जो शिक्षा का कार्य के अधिकार के बारे में बात करता है, इसी के बारे में बात हुई है। कुछ दशाओं में कार्य हो, काम हो, या शिक्षा हो, या लोक हो, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलिए। जी सर होगा। आपका एक अच्छा सा सवाल, लास्ट सवाल, क्लासिकल अनुकूलन का प्रस्ताव किसने दिया था? यान पेट्रिक पावलोव। सर पावलोव। हाँ, इवान पैट्रिक पावलोव। और आपको ये पता है, हाँ, इसने कितने उद्दीपक यूज किए हैं स्टूडेंट्स? 2 उद्दीपक का प्रयोग, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसे भी। कब आया था ये? 1904 में आया था। सिगमंड फ्रायड के द्वारा कौन सा सिद्धांत है? म्यूट करवा दीजिए। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइए भाई। लैंगिक विकास का सिद्धांत 1923 में। हाँ, हाँ, मैस्लो का आवश्यकता का आवश्यकता का पदानुक्रम 19, आवश्यकता का पदानुक्रम हाँ, 1943 आवश्यकता नहीं, 43 में किताब आई थी, उससे बेसिकली 1954 माना जाता है। आप 53 भी कर सकते हैं, बट आपको ऑप्शन में जो मिलने वाला 1954 ही मिलेगा, है ना। और अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के बारे में, एसआर थ्योरी, आयरन एरर थ्योरी, हाँ, कब आई थी? 1913 में, 1913 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। कल हम लोग जो है इसके समाप्त करेंगे। कल आप सबकी जो है क्लासेस ध्यान रखेंगे, एक क्लासेस आपकी 1 PM रहेगी, एक क्लास आपकी 6:30 रहेगी, और एक क्लास आपकी कल 8:30 रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए कल इतना ही रखिए आप सब लोग, ठीक है। कल से आज 8:40 पे नहीं है क्या? नहीं, आज नहीं क्लास है ना, ठीक है। ओके सर। हाँ, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं।